दोस्तों सिंधु वासियों ने अपनी कुछ बस्तियां वहां पर बसाई जहां पर खेती करना संभव नहीं था। अर्थात सिंधु वासी कुछ बस्तियां रेगिस्तान में बसा दी। और रेगिस्तान में जाहिर सी बात है ना ठीक से पशुपालन हो सकता है और ना ही कृषि हो सकते हैं। तो ये तभी वहां पर बसना संभव हो सकता है जब व्यापार वाणिज्य का भरपूर लाभ सिंधु वासियों को मिल रहा हो। और निश्चित रूप में सिंधु वासियों का जो व्यापार था वो विदेशों में बहरीन, ओमान, इराक यानी मेसोपोटामिया, ईरान और मिस्र जैसे देशों से था। और यह व्यापार संतुलन जब तक हिंदुस्तान यानी सिंधु वासियों के पक्ष में नहीं रहेगा तब तक ऐसी सुव्यवस्थित बस्तियां नहीं बसाई जा सकती। और ये बस्तियां बेहतर तरीके से विकसित थी। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सिंधु वासियों ने जो बस्तियां बसाई यानी जो नगर बनाए उनका निर्माण कैसे था। यानी आज हम लोग बात करेंगे सिंधु सभ्यता का यानी सिंधु सभ्यता का नगर विन्यास। यानी सिंधु सभ्यता के जो नगर थे वो कैसे बनाए गए थे। तो इसको हम लोग देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का जो नगर विन्यास है उसमें हम लोग क्या क्या समझेंगे और क्या क्या किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। तो सिंधु सभ्यता का जो नगर विन्यास है इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नगर की सामान्य विशेषताएं। सामान्य विशेषताओं का मतलब है सिंधु सभ्यता का जो नगर है, बहुत सारे नगर मिले हैं लेकिन कुछ अपनी विशेषताएं हर जगह मिलते हैं। जैसे आपको किचन हर जगह मिलेगा और यानी रसोई घर मिलेगा, कुएं मिलेंगे, नालियां मिलेंगे, ये सामान्य विशेषताएं हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा से कुछ स्पेशल मिला है, तो वो हम लोग हड़प्पा नगर विन्यास में पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो में कुछ स्पेशल मिला है, तो मोहनजोदड़ो के नगर विन्यास में हम लोग समझेंगे। चंदहुदड़ो से कुछ अलग चीजें मिली हैं, तो वो चंदहुदड़ो के नगर विन्यास में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लोथल का नगर विन्यास, यानी लोथल से क्या क्या चीजें मिली हैं, ये परीक्षाओं में सब पूछे जाते हैं। फिर धोलावीरा का नगर विन्यास और फिर कालीबंगा का नगर विन्यास और अगला है बनावली का नगर विन्यास। तो ये लगभग 7 ऐसे टॉपिक है जिनके हम नगर विन्यास के बारे में समझेंगे, क्योंकि इन्हीं 7 नगर विन्यास से ज्यादातर क्या है पूछा जाता है। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ के नगर विन्यास के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये 7 नगर कहां पर बसे थे। तो सबसे पहले हम लोग हड़प्पा के बारे में बात करते हैं। तो हड़प्पा नगर जो है ये रावी नदी यहां पे पड़ेगी। तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी है। पहले ये देख लीजिएगा, ये सिंधु नदी है, ये झेलम है, ये चिनाब है और ये रावी नदी है। तो जो पहला स्थल है हड़प्पा, तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे था। कहां पर? रावी नदी के किनारे। तो यहां पर हम लोग रावी नदी, ये मैच कराने के लिए पूछा जाता है। तो यहां पर कौन सा था? हड़प्पा। उसके बाद मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे था। कहां पर? ये सिंधु नदी है, तो यहां पर मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे था। चंदहुदड़ो ये भी जो है सिंधु नदी के किनारे था। चंदहुदड़ो। उसके बाद लोथल के बारे में बात करें तो लोथल कहां पे था? लोथल गुजरात में था। और ये गुजरात आपका यहां पर पड़ेगा, यहीं पे भोगवा नदी है, ठीक है ना। कौन सी नदी? भोगवा नदी। और यहां से क्या मिला है? लोथल। उसके बाद अगला स्थल है धौलावीरा। तो धौलावीरा भी यहीं पर पड़ेगा गुजरात में।
धौलावीरा। अगला है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान वाला क्षेत्र है ये कालीबंगा, और ये सरस्वती नदी के किनारे है, उसी की सहायक नदी है। और बनावली ये पड़ेगा हरियाणा में, बनावली। तो इस तरीके से इतने यानी 7 नगरों का हमें नगर विन्यास पढ़ना है। तो ये 7 नगरों में क्या क्या विशेष, पहले हम सामान्य विशेषताएं देखेंगे कि जो लगभग सभी नगरों में पाई जाती हैं, फिर उसके बाद एक एक नगरों के बारे में जो अलग है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता, यानी सभी नगरों में ये चीजें पाई जाती हैं। सिंधु सभ्यता का नगर विन्यास। तो नगरों की जो सामान्य विशेषताएं हैं, सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के सुनियोजित नगर थे। सुनियोजित मतलब एक तरीके से व्यवस्थित तरीके से बसाया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण नगर किसी संस्था या निर्देशन द्वारा संचालित थे। अब ऐसा क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि नगरों में स्ट्रीट लाइट मिली हैं, नालियां मिली हैं खुदाई से। तो इसका मतलब क्या है? जैसे आज भी शहरों की जो स्ट्रीट लाइट है वो नगर निगम द्वारा संचालित होता है, तो निश्चित रूप में यह कहा जाता है कि किसी संस्था द्वारा क्या है इसे संचालित किया जाता था, दुर्ग के रूप में किया गया। नगरों का विन्यास दुर्ग के रूप में किया गया था, जिसमें क्या क्या मिलता है? राजप्रसाद, यानी जहां राजा वगैरह बैठते थे या सभी लोग दरबारी बैठते थे। राजमार्ग मिला हुआ है बहुत सारे नगरों से, जलाशय मिले हैं, अन्नागार मिले हैं। तो ये लगभग ज्यादातर जो है नगरों से ये विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। आदि सभी तत्व मौजूद नगरों की खुदाई में 2 टीले मिले हैं, एक टीला और 2 टीले। 2 टीले प्राप्त होते हैं। पूर्वी टीले पर नगर, पूर्वी टीले पर यानी जो ये इधर की तरफ रहेगा वो नगर रहेगा, और जो पश्चिमी टीला रहेगा यहां पर पश्चिमी टीले में क्या रहेगा? दुर्ग। प्रमुख विशेषताएं सड़कें थी। सड़कें सीधी दिशा में व एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इस तरीके से। एक ये सड़क गई और एक ये आई। इस तरीके का जो जाल है, ठीक है ना, वो कहां देखने को मिलता है? सिंधु सभ्यता में, कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जैसे ये यहां पे बताया गया है, ये देखिएगा, एक सड़क ये आई है और दूसरी ये गई है, तो ये एक दूसरे को समकोण पर काट रही है, यानी दोनों ठीक ऐसे करके, ठीक है ना, तो ये समकोण हो गया। तो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। आगे देखिएगा, ये सब पूछे जाते हैं। नगर वर्गाकार तथा चतुर्भुजाकार खंडों में क्या थे? विभाजित थे। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि नगर कैसे विभाजित थे या किस तरीके से थे। सड़कें कई प्रकार की थी, कुछ 5 मीटर के थे और कुछ 10 मीटर के थे। इतने चौड़े थे, 5 मीटर या 3 मीटर। लेकिन मोहनजोदड़ो से 10 मीटर चौड़ा राजमार्ग मिला है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि राजमार्ग कहां से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, और इसी को क्या कहा जाता है? राजपथ की संज्ञा दी जाती है। यानी राजपथ कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सड़कों से नालियां निकलती थी और गलियां निकलती थी, और गलियों के चारों ओर मकान बने थे। ठीक है ना, ये ध्यान देने की बात है कि सिंधु वासियों ने अपना मकान मुख्य मार्ग पर न रहकर कहां पर? गलियों में बनाते थे। जैसे ये मुख्य मार्ग हो गया और ये पतली पतली गलियां हैं, तो अपनी बस्तियां वो यहां पर बसाते थे। यानी मुख्य मार्ग पर एक ये गली हो गई, और ठीक है ना, तो इस तरीके से। अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये गलियों में बसाते थे? इसके पीछे रीजन क्या है? संभवतः यह माना जाता है कि सिंधुवासी स्वास्थ्य के प्रति बड़े सचेत थे। तो इन बड़ी चौड़ी गलियों में क्या है? धूल बहुत उड़ती थी। क्या उड़ती थी? धूल।
तो स्वास्थ्य के ध्यान में रखकर इन्होंने अपनी बस्तियां कहाँ पर बसाई? अंदर गलियों में, ताकि वहां पर धूल वगैरह ना उड़े। तो ये बस्तियां यहां पर बसाई, ठीक है। ये पतली गली में इनके मकान थे, दरवाजे थे ये। उसके बाद हम लोग देखते हैं, और मकानों में से एक आंगन, रसोई घर, स्नानागार, कुआं और कुछ बड़े घरों में शौचालय भी मिलते हैं। तो ये क्या थी? ये सामान्य विशेषताएं थी जो लगभग सभी घरों में या सभी नगरों में पाई गई है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मकान निर्माण में सामान्यतः पकी ईंटों का प्रयोग किया गया था। देखिए, जहां भी नाली बनाई गई है, कालीबंगा को छोड़कर पकी ईंटें इस्तेमाल की गई हैं, क्योंकि कच्ची ईंटें नालियों में नहीं रुक सकती हैं, जबकि कालीबंगा और लोथल से कच्ची ईंटें का प्रयोग मिलता है। कैसे मिलता है? कच्ची ईंटें। तो प्रश्न पूछा जाता है कि पकी ईंटों का प्रयोग कहाँ से मिलता है? तो सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिलता है। उसके बाद अगला देखते हैं। कालीबंगा से अलंकृत ईंट मिली है। कैसी ईंट? अलंकृत ईंट मिली है, यानी उसको डिजाइनिंग की गई है। पूछा गया है कि अलंकृत ईंट कहां से मिली है? तो यह है कालीबंगा से। संधो क्षेत्र में अनेक प्रकार की ईंटें प्राप्त हुई हैं। सामान्यतः ईंटों का जो आकार है वो 10 यानी 10 × 5 × 2.5 इंच था, और इसका अनुपात पूछ लिया जाता है तो अनुपात 1:2:4 माना गया है। नालियों के लिए ढकने के लिए बड़ी ईंट का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीजें खुदाई में मिलती हैं। दीवारों की जुड़ाई इंग्लिश बॉन्ड विधि से किया जाता था। अब इंग्लिश बॉन्ड विधि क्या है? जैसे वर्तमान में एक ईंट ऐसे रखी गई है, दूसरी इससे रखी गई है, तीसरी ये रखी गई है, चौथी ये रखी गई है, और जब इसके ऊपर रखी जाएगी ईंट तो ये ऐसे करके रखा जाएगा। जैसे वर्तमान में दीवार बनाई जाती है, तो ये ईंटें एक दूसरे से क्या है? फंसी हुई होती हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है? इंग्लिश बॉन्ड पद्धति। तो पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने जो ईंटों की जुड़ाई है वो किस तरीके से की थी? तो इंग्लिश बॉन्ड विधि द्वारा की थी। दीवारों की जुड़ाई के लिए सामान्यतः मिट्टी के गारे का प्रयोग किया जाता था, लेकिन जहां पर पानी इस्तेमाल होता था, यानी कुआं, तालाब, स्नानागार, नालियां, यहाँ के ईंटों मतलब नालियों का निर्माण चूने जिप्सम से किया जाता था। किससे किया जाता था? चूने और जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता में जल निकास की उत्तम व्यवस्था थी, वह विश्व की किसी भी समकालीन अर्थव्यवस्था में नहीं थी। अब कैसी व्यवस्था थी, इस बात को समझें। जैसे ये मकान है, और यहां से कोई नाली निकली है, तो नाली जो है एक उससे बड़ी नाली में जाके मिलेगा जाके, और फिर ये जो है किसी बड़े नाले में मिलेगा जाके, और फिर ये जो है उससे बड़े नाले में मिलेगा जाके, यानी ये और चौड़ा हो जाएगा। और यहां पर हर जगह क्या है? होल होते थे, और यहां पर जाली लगी होती थी। क्या लगा होता था? जाली। फिर यहां पर होल होगा और जाली लगी रहेगी, फिर यहां पर होल होगा और जाली लगी रहेगी, और फिर यहां पर होल लगा रहेगा और यहां पर जाली लगी रहेगी। तो इससे यह होगा, जो कचरा होगा इसी जाली में फंस जाएगा और साफ पानी आगे निकल जाएगा, और कचरा निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि यह निश्चित रूप में किसी संस्था द्वारा संचालित थी। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हड़प्पा का नगर विन्यास। अब एक एक नगरों के बारे में हम लोग बात करेंगे। हड़प्पा के नगर विन्यास में देखते हैं, हड़प्पा का नगर 2 पूर्व और पश्चिमी टीलों में विभाजित था, यानी 2 टीले मिले हैं, एक पूर्वी टीला और उसी के बगल में पश्चिमी टीला। पश्चिमी क्षेत्र दुर्ग था, यानी इधर वाला कौन सा हो जाएगा? दुर्ग।
और दुर्ग में कौन रहेगा? जाहिर सी बात है, राजा महाराजा रहेंगे जो उस व्यवस्था का संचालन करते रहेंगे। जो चारों तरफ चार दीवारी यानी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, ठीक है ना। यानी हड़प्पा का ये दुर्ग क्या है? रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। दुर्ग क्षेत्र का मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर की ओर था। किधर? इस दिशा में, उत्तर की ओर था। हड़प्पा दुर्ग क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक भवन के अवशेष नहीं मिले। ये स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है कि देखिएगा, आमतौर पर मोहनजोदड़ो से सार्वजनिक स्नानागार मिला है, लेकिन हड़प्पा के बारे में कहा जाता है कि किसी भी सार्वजनिक भवन के अवशेष नहीं मिले हैं। दुर्ग क्षेत्र के बाहर उत्तर दिशा में श्रमिक बस्ती मिली है। आपको इस तरीके से ये एक बड़ी सी बस्ती दिखाई पड़ेगी। श्रमिक बस्ती के उत्तर में 16 भट्टियां प्राप्त हुई हैं। क्या प्राप्त हुई हैं? 16 भट्टियां। और 16 भट्टियां कैसे? इस तरीके से जमीन को खोद करके ऐसे भट्टियां बनाई गई हैं। तो ये अनुमान लगाया जाता है, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 16। तो ये अनुमान लगाया जाता था कि यहां पर तांबा गलाया जाता था, ठीक है ना। 16 भट्टियां प्राप्त हुई हैं। पुरातत्ववेत्ताओं ने इसे तांबे के उपकरण बनाने वाली भट्टी बताया है। तो प्रश्न पूछा जाता है, तांबा गलाने की भट्टी कहां से प्राप्त होती है? तो तांबा गलाने की भट्टी हड़प्पा से प्राप्त होती है। और इसी के उत्तर में, श्रमिक आवास के उत्तर में 8 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, ठीक है ना। इस तरीके से, सॉरी, वृत्ताकार चबूतरे। इनकी संख्या कितनी है? 8। तो प्रश्न पूछा जाता है, 8 वृत्ताकार चबूतरे कहां से मिले हैं? तो 8 वृत्ताकार चबूतरे हड़प्पा से मिले हैं। और खास बात क्या है? इनके मध्य में एक छेद है। क्या है? इनके मध्य में एक छेद है और इस गड्ढे में के व्यास में 11 फीट है। ये क्या है? 11 फीट है। इसमें, यानी ये जो गड्ढा है, इसमें गेहूं और जौ मिलते हैं। क्या क्या मिलता है? गेहूं और जौ मिलता है। यानी गेहूं और जौ की क्या है? राख है। यानी वो मिट्टी में जल गया होगा, मतलब या तो ऐसे गड्ढे में जल गया होगा, या बहुत दिनों तक मिट्टी में दबे रहने के कारण क्या है, वो राख के रूप में कन्वर्ट हो गया होगा। समुदाय इस तरह के चबूतरे अनाज कूटने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये कहा जाता है, ये किससे? अनाज कूटने के लिए था। चबूतरे के उत्तर में अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। अन्नागार 2 पंक्तियों में है और 6-6 खंडों में विभाजित है। अन्नागार के उत्तर में रावी नदी है। तो प्रश्न पूछा जाता है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे। तो इसमें देखिए बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो के नगर विन्यास के बारे में। यानी मोहनजोदड़ो कैसे बसाया गया था, उसका निर्माण कैसे किया गया था। तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है, मृतकों का टीला। अब मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है? तो यहां पर एक गली है जिसमें बड़ी मात्रा में अस्त व्यस्त अवस्था में क्या है, कुछ कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो उसी के आधार पर इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो में भी 2 टीले थे, प्राप्त हुए हैं। एक ये टीला और एक ये। पश्चिमी टीले में दुर्ग और पूर्वी टीले में नगर। इसमें दुर्ग यानी शासक वर्ग, यहां पर नगर। और इन जब दोनों टीलों की खुदाई हुई तो बड़ी मात्रा में अवशेष प्राप्त हुए। यहां से किसी भी रक्षा प्राचीर का साक्ष्य का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन एक बात यह है कि नगर और दुर्ग के मध्य क्या था? एक नाला था। क्या था? नाला था। मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र से कई सार्वजनिक इमारतों के साक्ष्य मिले हैं, मतलब कई। और इनमें से सबसे बड़ा है बृहत स्नानागार। ये देख सकते हैं, बहुत बड़ा स्नानागार है। तो इसमें कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक बार पूछा गया, इसमें सीढ़ियां किधर बनी है? तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियां देखने को मिलती हैं और लगभग 10 सीढ़ियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 सीढ़ियां यहां पर देखने को मिलती हैं। तो स्नानागार की विशेषता देखते हैं। स्नानागार का मतलब है ग्रेट बाथ, या जहां पर लोग सार्वजनिक रूप से आते थे और वहां पर स्नान करते थे। मोहनजोदड़ो से एक बृहत स्नानागार प्राप्त हुआ है।
इसके मध्य एक तालाब है जो ईंट का बना हुआ है। ये देखिएगा, ये ईंट का बना हुआ है, पूरा तालाब है, और फर्श की जुड़ाई चूने तथा जिप्सम से किया गया था। ठीक है ना, यानी जहां जहां पानी की बात आएगी वहां पर चूना और जिप्सम का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण स्नानागार का आकार 180 से 108 मीटर है। इस तालाब के आकार, जो अंदर का जो गड्ढा है वो उसका आकार ये है, यानी 11.89 गुणे 7.01 गुणे 2.43 मीटर है। इसके तल पर पहुंचने के लिए उत्तर दक्षिण दिशा में सीढ़ियां हैं। ये प्रश्न यूपीएससी आईएएस में पूछा गया है। सीढ़ियों की संख्या कितनी है? 10 पूछा गया है। तालाब के उत्तर पश्चिम में एक नाली है। उत्तर पश्चिम दिशा में कौन सा हो जाएगा? उत्तर पश्चिम समता इधर की तरफ ये नाली दिखाई गई है। ये यहाँ पर नाली है जिससे गंदा पानी क्या है, बाहर निकल जाता था। स्नानागार के 3 ओर बारामदे थे। ये यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, टूट गए हैं। ये यहाँ पर 3 ओर बारामदे थे। समता स्नानागार का प्रयोग समारोह में किया जाता था। उसके बाद हम देखते हैं विशाल अन्नागार। राजकीय भंडागार कहा गया है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि राजकीय भंडागार कहाँ से मिला है? तो वो मोहनजोदड़ो से मिला है। इसमें जनता से वसूला गया कर यानी अनाज के रूप में रखा जाता था। यानी टैक्स किस रूप में वसूला जाता था? अनाज के रूप में। उसके बाद हम बात करते हैं सभा भवन की। यहाँ से एक सभा भवन प्राप्त हुआ है। मार्टिमर ह्यूलर ने इसी को क्या कहा है? बाजार हाल। तो प्रश्न पूछा जाता है बाजार हाल कहाँ से मिला है? तो वो है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से एक बात यह है कि पुरोहित आवास मिला है, विशाल इमारत मिली है जिसे पुरोहित आवास कहा गया है। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि पुरोहित आवास कहाँ से मिला है। उसके बाद मोहनजोदड़ो का जो निचला नगर यानी जहाँ पर सामान्य लोग रहते थे उसके बारे में देखिएगा। ये पुरोहित है। मोहनजोदड़ो का जो सामान्य और निचला नगर है, इस क्षेत्र की मुख्य सड़कें एक दूसरे को काटती थी और उसी को ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया है। मोहनजोदड़ो से नगर की गली में अस्त व्यस्त अवस्था में कई कंकाल मिले हैं। पुरातत्वविदों ने मृतकों की गली कहा है। क्या कहा है? मृतकों की गली कहा है इसी क्षेत्र को। नगर क्षेत्र के चौराहे पर 2 कमरे और 16 मकानों का एक साथ मिले हैं और जिसे को क्या कहा गया है? सराय कहा गया है। तो पूछा जाता है सराय कहाँ से मिला है? तो सराय मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं। हमारे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगले जो है ये है चंदहुदड़ो। तो चंदहुदड़ो कहाँ पर था? ये भी सिंधु नदी के किनारे, पहले मैप में हम बता चुके हैं। यहाँ पर एक सामान्य नगर साक्ष्य मिलता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की तरह यहाँ दुर्ग और नगर में विभाजित नहीं था, ये ध्यान रखना। यहाँ से मकान, सड़कें, नालियाँ मिली हैं। पक्की मिट्टी के पाइप की नाली मिली है, ठीक है ना। और गुड़िया और मनका बनाने के कारखाना प्राप्त हुआ है। तो प्रश्न पूछा जाता है गुड़िया और मनका। मनका मतलब मूंगा। मूंगा क्या है? मूंगा। मूंगा का मतलब है जो गले में पहनी जाती है। मृदभांड इसे मत समझना, यानी मिट्टी का बर्तन मत समझना। ये क्या है? मनका, मूंगा। और गुड़िया जो गले में पहनी जाती हैं। सोने, चांदी, तांबे और पत्थर के ये सब बने होते थे। कौन? ये गुड़िया, मनका वगैरह। क्योंकि यहाँ पर पूछा जाता है फैक्ट्री कहाँ से मिली है? तो चंदहुदड़ो से गुड़िया, मनका बनाने की फैक्ट्री प्राप्त हुई है। यहाँ से एक पकी हुई ईंट है जिस पर कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कोई कुत्ता बिल्ली को दौड़ाया होगा और बिल्ली भागी होगी और उस पर पंजे बन गए हैं ईंट पर। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि ईंटों को पहले बनाया जाता था, फिर धूप में सुखाया जाता था। तो कुत्ते और बिल्ली के जो पैर हैं वो कहाँ से मिले हैं? चंदहुदड़ो से। यहाँ से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। क्या बात है, ठीक है ना। किसका साक्ष्य मिला है? लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। आइए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं लोथल की। लोथल यानी गुजरात में था। किस नदी के किनारे? भोगवा और सरस्वती नदी के किनारे।
के संगम पर स्थित था। पुरातत्वविदों ने इसे क्या कहा, लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो। तो पूछा जाता है प्रश्न, लघु हड़प्पा किसे कहा जाता है, लघु मोहनजोदड़ो किसे कहा जाता है, तो लोथल को कहा जाता है। लोथल का नगर और दुर्ग अलग अलग विभाजित थे, लेकिन दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। कुल मिला के इस तरीके से दुर्ग नगर, ठीक है ना, लेकिन घिरे क्या थे, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। आगे चल के हम लोग बात करेंगे। तो रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। दुर्ग क्षेत्र के मध्य में 126 मीटर लंबा तथा 30 मीटर चौड़ा एक विशाल इमारत मिला है, जहां से संपूर्ण नगर के अन्नागार तथा अन्य सभी क्षेत्रों के स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो प्रश्न पूछा जाता है, निगरानी स्तंभ कहां से मिला है। इसको निगरानी स्तंभ कहा जाता है, निगरानी स्तंभ। तो ये मिला है लोथल से। कहां से, लोथल से। पुराविदों ने इसे प्रशासनिक भवन कहा है कि लोग वहां से चढ़ के देखते होंगे कि सब चीजें ठीक है कि नहीं है। लोथल से चूहेदानी और अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। दुर्ग क्षेत्र से वृत्ताकार, चतुर्भुजाकार अग्निकुंड या अग्निवेदिकाएं मिले हैं। कैसे मिले हैं, वृत्ताकार गोल और चतुर्भुजाकार अग्निवेदिकाएं, यानी हवन वगैरह ऐसा कुछ किया जाता रहा होगा। लोथल का निचले नगर के बारे में देखते हैं। यहां से गुड़िया मनका बनाने का कारखाना मिला है। देखिए पीछे कारखाना गुड़िया मनका का चंदूदड़ो से मिला था, लोथल से मिला है। लेकिन यहाँ से सीप, घोंघा तथा हाथी दांत मिले हैं। लोथल हाथी दांत के लिए बहुत ही फेमस रहा है। गुड़िया मनका बनाए जाते थे। यहाँ से एक रंगाई का कुंड प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, यानी कपड़ों को रंगाई होती थी। तो पहले कपड़े नए बहुत कम बनते थे, उनको रंग के काम चलाया जाता था। तो लोथल एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ से नगर और घरों के दरवाजे और खिड़कियां गलियों में ना खुल के मुख्य मार्ग पर खुलते थे। जैसे पीछे हम लोगों ने बात किया था कि सिंधु सभ्यता में लोगों ने अपने घर मुख्य मार्गों पर न बसा के कहाँ, गलियों में बसाया था। क्यों, क्योंकि स्वास्थ्य थे, स्वास्थ्य को कारण ध्यान रखे कि सड़कों पे जो मुख्य मार्ग होगा वहाँ पे धूल धक्कड़ ज़्यादा उड़ेगा और गलियों में कम। लेकिन लोथल में क्या मिलता है, गलियों में न खुल के मुख्य मार्गों पर घर मिलते थे, यानी जो मुख्य मार्ग था उसी के किनारे घर बने हुए थे। ये अंतर है। जबकि सामान्य विशेषता यह है कि मुख्य मार्ग से अंदर गलियों में घर बनाए जाते थे। आगे देखते हैं। लोथल का जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो लोथल के नगर क्षेत्र के उत्तर में एक डाकयार्ड यानी गोंदीवाड़ा, या इसी को हम बंदरगाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोंदीवाड़ा या डाकयार्ड। तो ये आप देख सकते हैं एक नदी है जिसका नाम है भुगवा नदी, और यहाँ से एक ऐसे करके एक डाकयार्ड बनाया गया था। देखिएगा कई सारी नावें जो है यहाँ पर खड़ी हैं, ठीक है ना। यहाँ से मिस्र एवं मेसोपोटामिया के जहाज आते थे, और गोंदीवाड़ा पक्की ईंटों का बना हुआ था। इसका आकार 218 गुणे 36 गुणे 303 मीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के रूप में थे। ये उत्तर में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था, जहाँ से जहाज भगवा नदी से आते जाते थे, डाकयार्ड का प्रवेश करते थे। यहाँ मिस्र और मेसोपोटामिया से क्या होता था, व्यापार होते थे। तो ये जितने भी प्रश्न हैं, तथ्य हैं, सारे के सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए अगला देखते हैं धौलावीरा के बारे में। किसके बारे में, धौलावीरा। यहाँ पर बस्ती प्रवेश करने के लिए विशाल भव्य द्वार बनाया गया था। जैसे आप लोग शहर में प्रवेश करते हैं तो लिखा जाता है लखनऊ आपका हार्दिक स्वागत करता है, ठीक है ना, रायबरेली आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो इस तरीके से एक विशाल द्वार मिलता है। तो बस्ती में प्रवेश करने से पहले प्रश्न पूछा जाता है कि भव्य प्रवेश द्वार या विशाल भव्य प्रवेश द्वार कहाँ पर मिलता है, तो धौलावीरा से मिलता है। नगर सिंधु सभ्यता के संपूर्ण नगरों में सबसे बड़ा माना जाता है। नगर के बारे में बताया जाता है, दुर्ग नहीं, सबसे बड़ा नगर था कौन, धौलावीरा। समांतर चतुर्भुजा आकार में था और 3 खंडों में विभाजित था। कितने, 3 खंडों में, उत्तर और दक्षिण दिशा में तथा दुर्ग मध्य। देखिए मध्य नगर कहीं भी नहीं है, केवल धौलावीरा में मध्य नगर है। एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। मकान कच्ची ईंटों से बने थे, लेकिन मकान बनाने के लिए यहाँ पर पत्थर का प्रयोग किया गया था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि पत्थर का कहाँ पर प्रयोग किया गया था मकान बनाने के लिए। यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। देखिएगा ये स्टेडियम आपको दिखाई पड़ रहा है, ये तो पूछा जाता है स्टेडियम कहाँ से प्राप्त हुआ है,
तो वो धौलावीरा से मिला हुआ है। धौलावीरा के दुर्ग क्षेत्र से 16 जलाशय प्राप्त हुए हैं। किस तरीके से, ये देखिएगा, 1 2, तो इस तरीके से 16 जलाशय हैं। क्या है, 16 जलाशय हैं। कहां पर, दुर्ग क्षेत्र से पूर्व दिशा में दुर्ग 36% भाग पर जलाशय था। कितना पूछा गया है, 36%। जलाशय पत्थरों को काटकर नालियां बनाई गई थी और इसी को कहा जाता है रॉक कट ऑफ आर्ट का पहला नमूना। अगर कहीं पे देखने को मिलता है तो वो है सिंधु सभ्यता में। रॉक कट ऑफ आर्ट का प्रथम नमूना माना जाता है। सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन और आधुनिक सुव्यवस्थित खूबसूरत नगर धौलावीरा माना जाता है कि सबसे बेहतरीन और खूब सुव्यवस्थित कौन सा था। एक बात और है कि यहाँ से एक सूचना पट मिला है। ये देखिएगा, ये सूचना पट है। और तो पूछा जाता है सूचना पट कहाँ से मिला है। सूचना पट, तो सूचना पट धौलावीरा से मिला है, जिस पर कितने अक्षर हैं, 10। देखिएगा, ये आपको आसानी से दिखाई पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 10 अक्षर यहाँ से मिलते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है सूचना पट कहाँ से मिला है, तो सूचना पट धौलावीरा से मिला है। सूचना पट में कितने अक्षर हैं, 10 मिले हैं। उत्खनन से सोने की अंगूठी भी मिली है। अभी सोना चांदी आभूषणों में बारे में बात करेंगे तो कहाँ कहाँ से क्या क्या मिला है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अब आते हैं हम कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यह नगर 2 भागों में विभाजित था, दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए थे। देखिए ऐसे, काली बंगा, तो 2 थे और दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरे थे। यहां से अलंकृत ईंटें मिली हैं। देखिएगा किस तरीके से ये डिजाइन टाइप में बनाया गया है। यहाँ के दरवाजे एक ही पल्ले के हुए थे, क्योंकि जैसे आजकल आप देखते हैं कि फाइबर के बोर्ड आ रहे हैं, सनमाइका आ रही है, तो एक ही तरफ कब्जा दिखाई पड़ता है। कब्जा एक ही तरफ है। यहाँ से सार्वजनिक नालियों के अवशेष नहीं मिले हैं, जबकि व्यक्तिगत नालियाँ प्राप्त होती हैं। नालियों के निर्माण के लिए लकड़ी को खोखला करके या नालीदार पाइप बना के किया जाता था। ये देखिएगा, ये यहाँ पर दिखाया गया है, ये पाइप बना के किया गया है। यहाँ से आयताकार अग्निवेदिकाएं मिली हैं। देखिए अग्निवेदिकाएं पीछे भी मिली हैं, कहाँ से, लोथल से, और यहाँ से मिली हुई है। तो बाद में हम इसको ट्रैक करेंगे फिर से एक बार। तो कालीबंगा का अंतिम चरण सड़कों को पक्का बनाने का प्रयास किया गया था। यहाँ से पूर्व हड़प्पाकालीन जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। तो कालीबंगा के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो वो कालीबंगा के हैं। लेकिन ये साक्ष्य जो है प्रागैतिहासिक काल के माने जाते हैं। दुर्ग क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है और 37 कब्र यहाँ से मिली हुई हैं। उसके बाद अगला देखते हैं, बनावली से। चहुंदड़ों की भांति बनावली भी एक सामान्य नगर था और सड़कों को चौकोर व आयताकार खंडों में विभक्त था। आप जितने भी यहां देखेंगे कि जो सड़कें थी, वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसे काटती थी, समकोण पर। तो यहां पर बस देखिएगा चौकोर आयताकार थे। कच्ची ईंटों का प्रयोग मिलता है, लेकिन स्नानागार और नालियों में बनाने के लिए पक्की ईंटों का। देखिए जहां भी नालियां होंगी, तालाब होंगे, कुएं होंगे, सब जगह पक्की ईंटों का प्रयोग किया है। सार्वजनिक नालियों का अभाव मिलता है बनावली से, और यहाँ से एक सड़क से एक बैलगाड़ी के 2 पहिए के निशान मिलते हैं, और मिट्टी का बना हुआ खिलौना और हल, ये 2 चीज़ें यहाँ से मिली हैं। कहाँ से, बनावली से। तो ये दोनों पूछे जाते हैं। यहाँ से प्राप्त सड़कें नगर तारांकित भागों में है। तो ये भी पूछा गया है कि स्टार नुमा कैसा, कहाँ की सड़कें हैं, तो बनावली की हैं। यहाँ एक मकान से धावन पात्र मतलब वाश बेसिन यहाँ से मिला हुआ है। यहाँ से मुहरे और बटखरे मिले हैं, यानी सौदागर रहते थे, और कार्नेलियन तथा छोटे मनके यहाँ से विभाजित होते हैं, जिन पर आगे हम लोग बात करते हैं, और सोने की परतें चढ़ी हुई दिखाई पड़ते हैं। तो एक बार हम लोग इसको फिर से देखेंगे कि हड़प्पा, यहाँ भी दुर्ग और नगर पाया जाएगा। ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। तो हड़प्पा का जो दुर्ग क्षेत्र था वो रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था।
मोहनजोदड़ो, यहाँ पे कोई भी रक्षा प्राचीर नहीं थी, दोनों के बीच में नाला था। चहुंदड़ो, यहाँ पर सामान्य नगर था। लोथल, यहाँ दुर्ग और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। धौलावीरा, धौला समांतर चतुर्भुजाकार था, यहाँ मध्य और दुर्ग एक ही रक्षा प्राचीर से था और निचला नगर ऐसे ही था। कालीबंगा, ये अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरे थे। बनावली, सामान्य नगर। अली मुराद, यहाँ से कांसे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। कुंताशी, यहाँ से निगरानी स्तंभ मिला हुआ है। रंगपुर, यहाँ से धान की भूसी और मदीना पात्र मिला है। तो दोस्तों, ये टॉपिक आज का हमारा यहाँ से समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे और अगली क्लास में हम लोग संधोवासियों के सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। आपको कैसे लगा? अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक आप लोगों के लिए ये वीडियो तैयार किया जा सके। थैंक यू।